हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एसवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है जी, तो हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा पिछला टॉपिक, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी द्विध्रुव को रख दें तो उस द्विध्रुव का व्यवहार कैसा होगा, वो हम लोगों ने इसके फीचर्स फाइंड आउट किए थे कि कौन कौन से थे। हमने देखा था कि उस पर नेट बल 0 लगता है, जिस कारण वो रेखीय गति नहीं करता। बल युग्म के कारण वो घूर्णन गति करता है, जिस कारण उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है। और उस टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी? टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इतना टॉर्क हमने निकाला था। ठीक है बात। अब यहाँ पे P क्या चीज़ था? P था द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र में रखा था उसका द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी। और E क्या चीज़ था सर? E था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, समविद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समविद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समविद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा क्या चीज़ था? थीटा था हमारा P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच का कोण, P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच कोण। ठीक है बाबा। आज हम लोगों को करना है कि यदि हम लोग उसी समविद्युत क्षेत्र में उसी द्विध्रुव को रख दें और उसको हम लोग घुमाएं, रोटेट करें, तो रोटेट करने में कितना कार्य करना पड़ता है और कार्य क्यों करना पड़ता है, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो आज कॉपी पेन निकालें, हेडिंग लगाएं, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को, किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, हेडिंग लगाओ ये, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले आप समरूप विद्युत क्षेत्र बनाए। कैसे बनाते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र? विद्युत बल रेखाएं होती हैं और एक दूसरे के समांतर और एक जैसी दूरी पर होती है, इस प्रकार से। ये समविद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का समविद्युत क्षेत्र है। आप इनकी टेंडेंसी देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। एरो मैंने इस साइड शो किए हैं, इसका मतलब यहाँ कहीं से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जनरेट हो रही हैं और यहाँ जा कर के टर्मिनेट हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और इधर साइड कौन सा चार्ज होना चाहिए? हमारा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा कर के एक्यूमुलेट होता है। ठीक है। अब क्या था कि हमारे पास एक द्विध्रुव था, द्विध्रुव में एक माइनस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज। ठीक है भाई, ये द्विध्रुव था। मैं मान लेता हूँ कि प्रारंभिक रूप से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 कोण पे पड़ा हुआ है। कितने कोण पे पड़ा हुआ है? θ1 कोण पे पड़ा हुआ है। अब आप मेरी बात समझें कि इस द्विध्रुव में पहले तो आप ये समझें कि जो टॉर्क जनरेट होगा, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, टॉर्क जनरेट होगा, वो इसको कौन सी साइड घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा या इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? वो देखें आप। तो आप देखोगे कि जो टॉर्क है वो माइनस क्यू ई इधर साइड और प्लस क्यू इधर साइड, मतलब इस टाइप से ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, इस प्रकार से। तो ये घड़ी की दिशा में है या घड़ी की विपरीत दिशा में है? तो ये घड़ी की दिशा में है। इट मीन्स क्लॉकवाइज इसमें क्या है? रोटेशन है। तो यदि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहता हूँ, घुमाना चाहता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको θ1 कोण से घुमा के θ2 कोण तक लेके आना चाहता हूँ, इस प्रकार से ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस यहाँ पे आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया। तो क्या होगा? हम लोग टॉर्क के विरुद्ध उसको घुमा रहे हैं। किसके विरुद्ध घुमा रहे हैं? टॉर्क के विरुद्ध घुमा रहे हैं, या आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध घुमाए जा रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। जब इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित
ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो घुमाने के लिए अपने को कुछ ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। और जितनी ऊर्जा हम लोग इसको घुमाने में व्यय करेंगे वो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऊर्जा इस द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई। अब कार्य निकालना है अपन लोगों को, तो कार्य का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। कार्य निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कार्य निकालने का सर कॉन्सेप्ट होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है जी, बल इंटू विस्थापन। सर कौन सी गति में, रेखीय गति में। कौन सी गति में, रेखीय गति में। लेकिन सर हमारा द्विध्रुव तो कौन सी गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो इसमें कार्य निकालने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, यही होगा या इसमें कुछ बदलाव करके हम लोग नया समीकरण बनाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि रेखीय गति में यदि आप कार्य निकाल रहे हो तो आप लोगों को पुश एंड पुल का फोर्स लेना होता है, बल इंटू विस्थापन लेना होता है। लेकिन मैंने आपको 11th क्लास में बताया था जब हमने रेखीय गति की और घूर्णन गति की तुलना की थी कि रेखीय गति के अंदर जो विस्थापन होता है, घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन होता है। रेखीय गति में रैखिक वेग होता है, घूर्णन गति में कोणीय वेग ओमेगा होता है। रेखीय गति में त्वरण ए होता है, घूर्णन गति में त्वरण हमारा अल्फा होता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि रेखीय गति में जो हमारा द्रव्यमान होता है और घूर्णन गति में द्रव्यमान का काम कौन करता है, जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई करता है। उसी प्रकार से रेखीय गति के अंदर बल का काम F करता है और यहाँ पर घूर्णन गति में बल का काम टॉर्क करता है। कौन करता है जी, टॉर्क करता है। तो हम लोगों के पास रेखीय गति में कार्य का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करें, सिर्फ ये प्राचल बदल दें। रेखीय बल की जगह कौन सा बल लगा दें, घूर्णन गति में कोणीय बल यानी कि टॉर्क लगा दें। विस्थापन की जगह कौन सा लगा दें, कोणीय विस्थापन लगा दें। तो हम कार्य का क्या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट तैयार कर पाएंगे। बल की जगह क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण, क्योंकि हम कार्य को घूर्णन गति के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो घूर्णन गति के प्राचल लगने चाहिए। रेखीय गति में बल, तो कोणीय गति में या घूर्णन गति में कौन सा, बल आघूर्ण गुणा विस्थापन। रेखीय गति में तो इसमें कोणीय विस्थापन। ठीक है भाई, ठीक है जी। हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि हम लोगों को इस द्विध्रुव पर जो कार्य निकालना है वो कार्य निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बल आघूर्ण को कोणीय विस्थापन से क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब आपको ये बात पता है कि यदि हमारा बल परिवर्तनशील हो या टॉर्क परिवर्तनशील हो तब हम लोग कार्य निकालने के लिए समाकलन विधि का यूज़ करते हैं। जैसे आपको ये समझाया जाए कि ये एक आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, और आप इस ब्लॉक को क्या कर रहे हो, इस प्रकार से धक्का दे रहे हो और अलग अलग बल से दे रहे हो। यहाँ पर बल का मान 2 न्यूटन, यहाँ पर 3 न्यूटन, यहाँ 4 न्यूटन। तो इस प्रकार के जब परिवर्तनशील बल के निकाय में आप लोग कार्य निकालते हो तो आप लोगों को किसका यूज़ करना पड़ता है, समाकलन का यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब पहले आप बिल्कुल छोटा सा अल्पांश काटते हो, उस अल्पांश के लिए पहले कार्य निकाल लेते हो। ठीक है, क्योंकि एक छोटे से अल्पांश के लिए बल को नियत माना जा सकता है। जैसे आप लोग देखें कि ये ब्लॉक था, इसको हम लोग शुरुआत में 2 मीटर पे पड़ा हुआ है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। जो F है वो परिवर्तनशील है। F कैसा है, वो परिवर्तनशील है। और यहाँ पर हम लोग ब्लॉक को लेके जाना चाहते हैं, 3 मीटर तक लेके जाना चाहते हैं और बल को हम लोग लगातार बदल रहे हैं। तो देखो क्या होगा, हम लोग इस प्रकार से तो डायरेक्ट तो कार्य निकाल नहीं सकते कि 2 से 3 लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि बल का मान हमारे पास फिक्स नहीं है। फॉर्मूला तो हमारे पास है बल इंटू विस्थापन, इसके लिए बल का मान फिक्स होना चाहिए, लेकिन बल कैसा है, अपना परिवर्तनशील है। तो आप क्या करोगे, पहले बिल्कुल छोटा सा इसको विस्थापन दोगे, मतलब 2 मीटर से 2.1 मीटर तक विस्थापन दोगे। अब 2 मीटर में और 2.1 मीटर में कितने का फ़र्क है, 0.1 मीटर का। मतलब डिस्टेंस हमने थोड़ी सी ले ली, dx ले लिया, ये 0.1 मीटर। अब इतने से में बल बदलेगा नहीं। जैसे मान लो कि शुरुआत में चलाते वक्त यहाँ पर बल का मान 2 न्यूटन है, तो 0.1 मीटर चलने पर उतना बदलाव नहीं होगा। लगभग कितना रहेगा, ये 2 न्यूटन ही रहेगा। 2 मीटर पर भी कितना रहेगा, 2 न्यूटन, और 2.1 मीटर पर भी ये लगभग कितना रहेगा, 2 न्यूटन ही रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले छोटे से चेंज का कार्य निकाल सकते हैं, बल को क्या मानते हुए, नियत मानते हुए, मतलब F डॉट dx करके।
छोटा सा कार्य निकाल लिया हमने। फिर हम क्या करते हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक कार्य निकालना है, 2 मीटर से 3 मीटर तक, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, समाकलित कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारा समाकलन का मेथड होता है। परिवर्तनशील बल के अंतर्गत इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसा मान सकते हैं कि बल परिवर्तनशील है, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध इसको रोटेट करवाएंगे तो बल का मान लगातार क्या होगा, चेंज होगा, या टॉर्क का मान लगातार क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, समाकलन मेथड इसमें यूज करना पड़ेगा। और समाकलन मेथड में आपको पता है कि मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले हम लोग छोटा सा विस्थापन का अल्पांश निकालते हैं और अल्पांश के लिए कार्य निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्पांश हमें कोणीय विस्थापन का अल्पांश निकालना पड़ेगा। कैसा अल्पांश निकालना पड़ेगा, कोणीय विस्थापन का, अर्थात अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा के लिए किया गया कार्य, डी थीटा के लिए किया गया कार्य, ये मेरे को पहले निकालना पड़ेगा। पहले इसको मैं बिल्कुल छोटा सा रोटेशन दूंगा, बिल्कुल डी थीटा रोटेशन दूंगा, उसका कार्य निकाल लेते हैं। छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल की जगह टॉर्क और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन डी थीटा। ठीक है जी। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुल कार्य चाहिए, कहाँ से कहाँ तक घुमाने में, θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में मेरे को कार्य चाहिए। तो कुल कार्य के लिए मैं इसका समाकलन कर दूंगा और लिमिट क्या लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, θ1 से कितने तक, θ2 तक घुमाना है। तो लिमिट में क्या आएगा, θ1 से θ2। ठीक है, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इस छोटे से कार्य का समाकलन θ1 से θ2 तक, dw की वैल्यू पुट कर दें, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 इंटू टॉर्क इंटू डी थीटा। बिकॉज आपको पता है कि जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। कल के टॉपिक में हमने इसे पढ़ा था, इसको रिप्लेस कर दो। तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 और पी ई साइन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। पी ई दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप लोग इंटीग्रेशन से क्या कर लें, बाहर निकाल लें, और इंटीग्रेशन में किसको रखें, ओनली फॉर किसको, साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये रहेगा पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट रहेगी θ1 टू θ2। लिमिट पुट करोगे तो कितना मिलेगा, पी ई माइनस कॉस, पहले अपर लिमिट θ2 माइनस का साइन, फिर माइनस कॉस लोअर लिमिट θ1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, w इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 को पहले लिख देते हैं और माइनस कॉस θ2 को बाद में लिख देते हैं। इतना कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक रोटेट करने के लिए, θ1 से लेके θ2 तक रोटेट करने के लिए। इसको आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब इसके भी इम्पोर्टेंट केस बन सकते हैं। कैसे इम्पोर्टेंट केस बन सकते हैं, केस फर्स्ट जैसे देखो आप, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। जीरो डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90, मतलब θ1 का मान कितने डिग्री दे रखा है भाई, 0 डिग्री, व θ2 कितने डिग्री, कहाँ तक घुमाना है इसको, 90 डिग्री। तो इसमें बस आप θ1 θ2 के वैल्यू पुट कर दें। तो w इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 मतलब कॉस 0 डिग्री, ठीक है, और माइनस कितना आएगा ये, कॉस θ2 मतलब कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, p इंटू ई बचेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसके अलग अलग केस बना सकते हो। θ90 से लेकर के θ180 तक घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा वो भी आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। इस प्रकार से इसके 2-3 केस बना लेना, वरना ये एक ही लिख लेना। ठीक है भाई, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, समविद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य।
इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है कि हमने पहले इसको छोटा सा कोणीय विस्थापन डी थीटा दिया, ठीक है। पहले तो आप ये बात समझें कि मैंने आपको बताया रेखीय गति में फॉर्मूला होता है W = F डॉट x, यानी कि बल इंटू विस्थापन। इसको हम लोगों ने टॉर्क इंटू डी थीटा में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि कौन सी गति थी, इसकी घूर्णन गति थी, और घूर्णन गति में बल का काम बल आघूर्ण करता है और विस्थापन का काम कोणीय विस्थापन करता है। फिर हमने इसमें मैंने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये वाला जो टॉर्क था ये लगातार परिवर्तनशील था, और परिवर्तनशील बल आघूर्ण या बल के प्रभाव में जब हम कार्य निकालते हैं तो कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन मेथड को ऑपरेट किया, फॉर्मूला निकाला, और इसके आधार पर हम लोगों ने 1-2 केस बनाए, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया फर्स्ट नंबर। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, कॉपी चेक करवाने के लिए आप भेजें स्कूल के अंदर। कल मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा कल के वीडियो में, और उसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, मतलब परसों का जो वीडियो आएगा, वो अपना सेकंड चैप्टर का वीडियो होगा, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर के मैं कल आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक्स।